तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न और देखने वाले हैं कि जो स्टार्स हैं उनके अंदर एनर्जी जनरेशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कल देखा था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिनकी ज़्यादा होती है उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं चूँकि जिनका मास नंबर 30 से लेकर 170 तक होता है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कुछ ज़्यादा होती है। इसलिए जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं वो मिलकर बड़े न्यूक्लियाई बनाते हैं और उस प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो प्रोसेस होता है फ्यूज़न लाइट न्यूक्लियाई का, या जो हल्के नाम जो न्यूक्लियस है वो मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, उस प्रोसेस को अपन न्यूक्लियर फ्यूज़न बोलते हैं। हमें पता है कि जो लार्जर न्यूक्लियाई ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो अधिक होती है। और जैसा हम फिगर से हम देख सकते हैं 13.1 कि ये जो भाग में जिनके मास नंबर इनके बीच में आते हैं वो न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के। तो देखिए यहाँ पर एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, प्रोटॉन भी कहते हैं इसको। ठीक है, और ये दोनों यहाँ पर ऐड हो रहे हैं और एक ड्यूटेरियम या ड्यूटेरॉन बना रहे हैं। साथ में है एक पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, और हमें मिल रही है कुछ एनर्जी। हो क्या रहा है, 2 हल्की न्यूक्लियाई जो है आपस में जुड़कर एक हैवी न्यूक्लियाई बना रहे हैं, यानी एक लार्जर न्यूक्लियाई बना रहे हैं। और ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लार्जर न्यूक्लियाई है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और इस प्रोसेस के दौरान इतनी एनर्जी जो है रिलीज़ होती है और ये 2 पार्टिकल इसके साथ में बनते हैं। ठीक है, और जब ये प्रोसेस होता है इसके साथ में क्या होता है, ये दोनों मिलकर एक इंटरमीडिएट जो है हीलियम का एक न्यूक्लियाई बनाते हैं, साथ में न्यूट्रॉन और कुछ एनर्जी निकल रही है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से 2 ये ड्यूटेरॉन मिलकर एक ट्राइटॉन, प्रोटॉन, और ये कुछ एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको न्यूक्लियर फ्यूज़न बोलते हैं। अब आप यहाँ पे पहले रिएक्शन अगर आप देखें तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एक ड्यूटेरॉन का फॉर्मेशन हो रहा है और एक पॉजिट्रॉन बन रहा है, एक एंटी न्यूट्रिनो और एनर्जी मिल रही है। ठीक है, इस प्रकार का प्रोसेस जो होता है। अगर अगले प्रोसेस की बात करें तो वहाँ पर ड्यूटेरॉन्स जो हैं वो कंबाइन होकर एक हाइलियम का आइसोटोप बना रहे हैं। ठीक है, हीलियम आपको पता है 2He4 होता है, लेकिन उस रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पर 1H2 प्लस 1H2 मिलकर 2He3 बना रहे हैं। ठीक है, और साथ में एनर्जी भी निकल रही है। ठीक है, अब देखिए इन रिएक्शंस के अंदर अगली रिएक्शन जो लास्ट वाली रिएक्शन थी उसमें टाइटन बन रहा था। अब सबसे पहली बात है कि फ्यूज़न कराने के लिए 2 न्यूक्लियस को आपस में पास में लाना पड़ेगा। तो ये भी एक गंभीर टास्क है कि इनको पास में ले आएंगे तो कैसे ले पाएंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं। तो इन दोनों के अंदर नेचुरली क्या होता है, एक कूलम्बिक रिपल्सन होता है दोनों के बीच में। पता ही है हमें कि जो सेम होते हैं या जो जिनकी नेचर सेम होती है वो क्या होते हैं, वो रिपल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई मस्ट कम क्लोज, क्योंकि ऐसा ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कैसा है, शॉर्ट रेंज का फोर्स है। ठीक है, अगर हम उससे कुछ नया न्यूक्लियस फॉर्म कराना चाह रहे हैं तो इसका मतलब दोनों न्यूक्लियस क्या होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पास में होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि दोनों ही क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं दोनों के अंदर, दोनों न्यूक्लियाई के अंदर। तो कूलम्बिक रिपल्शन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए दोनों के पास कि वो उस कूलम्बिक बैरियर को पार कर सके। द हाइट ऑफ बैरियर डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड रेडियस ऑफ 2 इंटरैक्टिंग न्यूक्लियाई। इट कैन बी शोन फॉर एग्जांपल, यानी उस डिपेंड करता है कि उन दोनों के ऊपर कितना चार्जेस हैं, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, तो वहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हैं जो भी इंटरेक्ट कर रहा है न्यूक्लियाई। और जनरली जो प्रोटॉन्स के लिए जो एनर्जी होती है ये होती है 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एंड अगर हायर इससे बड़े अगर हम न्यूक्लियाई लेंगे तो उनके लिए और ज़्यादा ये कूलम्बिक, क्योंकि साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और रिपल्सन भी, क्योंकि चार्ज बढ़ेगा प्रोटॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा रिपल्सन होगा। तो हमने इस तरह इस एनर्जी के लिए इतनी एनर्जी हमें चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पर टेम्परेचर कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो वो टेम्परेचर यहाँ पर निकल के आया है 3 × 10⁹ केल्विन। ठीक है, यानी उस न्यूक्लियाई के पास इतना टेम्परेचर होना चाहिए तब ही जाकर वह कूलम्बिक रिपल्सन को पार कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियाई का जुड़ना आवश्यक है। ठीक है, फ्यूज़न मतलब जुड़ना आपस में,
और वो जुड़ेंगे तभी जब पास आ पाएंगे। और पास आने के लिए क्या होगा, उनका टेम्परेचर, उस कूलम्बिक रेपल्शन को निकालने के लिए इनका टेम्परेचर जो है वो इतना होना चाहिए, 3 × 10⁻⁹ केल्विन। सो ये जो फ्यूज़न है वो केवल इसी प्रोसेस से किया जा सकता है कि हम टेम्परेचर बढ़ाएं। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो न्यूक्लियाई है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उससे क्या होगा, कूलम्बिक रिपल्सिव बिहेवियर जो है उसको ओवरकम कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार का जो फ्यूज़न होता है उसको हम थर्मो न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं, थर्मो न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न, और वो भी कैसा, थर्मो न्यूक्लियर फ्यूज़न, क्योंकि यहाँ पर हमें इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ाना होगा और इतना बढ़ाना होगा 3 × 10⁻⁹ केल्विन। और इतना टेम्परेचर जनरली हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लैब में हमें जनरली 10⁸ जो पल्स लेज़र होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो 10⁸ केल्विन तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर की इन्फ्लुएंस है इस न्यूक्लियर फ्यूज़न में, इसलिए इसको थर्मो न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं। थर्मो न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है वो, यानी फ्यूज़न कराने के लिए हमें इतनी एनर्जी होनी आवश्यक है। और थर्मो न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है वो हमारे जो स्टार्स है वहाँ पर भी एनर्जी का सोर्स वही है। और सन की बात करें तो सन के अंदर भी यही एक सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, और जो एस्टिमेटेड जो हमारा टेम्परेचर है वह इतना है, लेकिन सन पर कितना है, इतना है। सन पे अगर आप देखें कि हमें रिएक्शन कराने के लिए, न्यूक्लियर फ्यूज़न कराने के लिए हमें इतना हमें चाहिए था टेम्परेचर, लेकिन सन के पास तो इतना ही है। अगर हमने एस्टिमेट किया तो उस हिसाब से 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंसिडरेबली कम है। एस्टिमेटेड जो टेम्परेचर हमने निकाला था कि फ्यूज़न कराने के लिए इतना तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर इतना है। इसका मतलब जो वहाँ पर जो भी चीज़ है पहले से, ठीक है, जो फ्यूज़न में पार्ट ले रहे हैं, जैसे जो प्रोटॉन्स हैं, जैसे फ्यूज़न में प्रोटॉन्स पार्ट ले रहे हैं, तो वो जो प्रोटॉन्स हैं उनकी एनर्जीज जो होती है, एवरेज एनर्जीज, वो हमारे यहाँ पर जो मौजूद, हमारे जो अर्थ पे जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी एवरेज एनर्जी से बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए उनके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता भी क्या रहेगी, कम रहेगी। फ्यूज़न जो प्रोसेस होता है वो सिंगल स्टेप नहीं होता, ये मल्टी स्टेप होता है। जो सन के अंदर अगर आप देखें तो मल्टी स्टेप्स होता है, उसमें कई सारी रिएक्शंस होती है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो जलकर हीलियम में चेंज होता है, हाइड्रोजन जो हीलियम के अंदर बदल जाता है। और जो फ्यूल है सन के अंदर, वो फ्यूल क्या है, हाइड्रोजन है, उसकी कोर में पड़ा हुआ है और वह हीलियम के अंदर चेंज होता है। और इस प्रोसेस में जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये वाला प्रोसेस हुआ क्योंकि ड्यूटेरियम बनाना पड़ेगा, उससे फिर हीलियम यहाँ ये वाला बनेगा। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर प्रोटॉन से ड्यूटेरियम बना, ड्यूटेरियम से अगर आप देखें वापस प्रोटॉन से कराकर ये बना, और यहाँ ये दो मिलकर हमारा हीलियम। यानी इस प्रोसेस के अंदर अगर आप देखेंगे 0.42, 1.02 ये सारे रिएक्शंस होते हैं, और इसके द्वारा हमें टोटल 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है सन के। अगर सन की ये सारे रिएक्शंस कहाँ होती है, सन के अंदर होती है। ठीक है, प्रोटॉन्स मिलकर या जो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, और इन अलग अलग प्रोसेस के अंदर इतनी एनर्जी मिलती है, और टोटल एनर्जी होती है 26.7। अगर आप इन सबका सम करें, इसका और इसका अगर आप सम करेंगे तो ये 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, अगर इस प्रोसेस में। अब इस प्रोसेस के दौरान देखिए, अगर आप इस चारों रिएक्शंस को यहाँ पर हमने क्या किया है, पहली वाले को 2 बार 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से कर दिया इसको, सेकंड वाले को भी 2 से, थर्ड वाले को भी 2 से, और फोर्थ वाले को सिंगल। ठीक है, और उन सबको जोड़ दिया है। और ये जो साइकिल है इसको प्रोटॉन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक दो बार बोला, तो इसको मैंने प्रोटॉन बोला था इस चीज़। ठीक है, हाइड्रोजन का, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन है। क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको बार बार प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो 1 है। इसका मतलब इसके अंदर P+N की वैल्यू 1 है। इसका मतलब न्यूट्रॉन इसके अंदर नहीं है, एक ही प्रोटॉन है, इसलिए मैं इसे बार बार प्रोटॉन बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रोसेस के दौरान हमें हाइड्रोजन से हीलियम बनते हैं। सन के अंदर ये रिएक्शंस बार बार होती रहती हैं, और हाइड्रोजन जो है वो निरंतर जो है वो हीलियम के अंदर बदलता रहता है, और हमें एनर्जी मिलती है। जो 4 हाइड्रोजन एटम है वो कंबाइन होकर हीलियम एटम यहाँ बनाते हैं, और इसके अंदर इतनी एनर्जी कुल मिलाकर रिलीज होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो हीलियम जो है वो अकेला एलिमेंट नहीं है जो वहाँ पर इंटीरियर स्टार्स के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है। हाँ, तो हीलियम जो है वो अकेला ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका सिंथेसिस हो रहा है वहाँ पर इंटीरियर ऑफ स्टार्स में। इसके अलावा भी चीज़ होती है। एज द हाइड्रोजन इन द कोर गेट्स डिप्लीटेड एंड बिकम्स हीलियम, जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलता है,
और फिर क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई जो है वो मिलकर हीलियम में बदल रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, क्योंकि थर्मोन्यूक्लियर के लिए क्या होता है, फ्यूजन होने के लिए क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं। अब यहाँ पर ये कोर फिर कूल होता है, ठीक है, ये ठंडा होता है, और अगर ये ठंडा नहीं हो, ठीक है, और अगर ये ठंडा नहीं हो तो क्या होगा, ये आगे चली जाएगी रिएक्शंस, ठीक है, द स्टार्स बिगिंस टू कोलैप्स अंडर द ऑन ग्रेविटी इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द कोर, ठीक है, और अगर ये बढ़ना ही शुरू हो जाए तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा कोर के अंदर, और जो स्टार्स है वो कोलैप्स करने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे कंडीशन लेकर देखते हैं कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर ही दिया जाए तो क्या होगा, तो अगर देखें आप इस प्रोसेस के अंदर इंक्रीज, अगर इतना इंक्रीज हो जाए, ठीक है, 10⁸ केल्विन, तो फ्यूजन अगेन हो जाएगा। उस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, हीलियम न्यूक्लियाई जो है वो कार्बन में बदल जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन मिलकर, दो हाइड्रोजन मिलकर, ठीक है, और हीलियम बना रहे हैं, और हीलियम भी फिर अगर टेम्परेचर उनको मिल जाता है तो वो क्या होगा, और भी उससे भी ज़्यादा, अगर आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर वाला कर देखें तो हीलियम से भी अधिक स्टेबल न्यूक्लियाई हैं, और उस स्टेबल न्यूक्लियाई में जाने का प्रयास रहेगा, तो देखिए, तो वो कार्बन के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं, जो हमारी स्टडी हुई है उसमें पता चला है कि जो सन का जो कोर है उसके अंदर हाइड्रोजन है, हीलियम है, किंतु कार्बन नहीं है वहाँ पर। इसका मतलब ये प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर इस तरह का प्रोसेस होता है तो हायर और हायर मास नंबर्स के एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि बट एलिमेंट्स मोर मैसिव देन दोज नियर टू द पीक ऑफ द बाइंडिंग कर्व कैन नॉट बी सो प्रोड्यूस्ड। इस तरह के जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व के अंदर हम देखते हैं वो इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ठीक है। हम पहले पूरा इस बात करेंगे, फिर अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ होगी तो अलग से बात कर लेंगे। द एज ऑफ सन इज़ 5 × 10⁹ ईयर, इतनी उसकी उम्र है, और उसके पास इनफ हाइड्रोजन है 5 बिलियन सालों के लिए, अभी भी इतनी इसकी एज है, और 5 बिलियन साल वो, और अगर अपने हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता रहेगा तब भी सन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हो जाएगा, जब सारे हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे जितने भी हाइड्रोजन हैं वहाँ पर सब हीलियम जो है हमारा उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, तो बर्निंग क्या हो जाएगी, रुक जाएगी हाइड्रोजन की, और सन विल बिगिन टू कूल, और सन क्या करने लगेगा, ठंडा होने लग जाएगा, और फिर क्या होगा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में क्या होगा, उसकी जो कोर है उसका टेम्परेचर रेज करेगा, उसका कोर टेम्परेचर क्या होगा, रेज होगा, और हमें ये कैसा लगेगा, ये ऐसा लगेगा जैसे कि कोई रेड जियांट हो, ठीक है, या जिसे हम कहेंगे लाल दानव, हिंदी में इस तरह का शब्द प्रयोग होता है कि एक लाल दानव की भांति ये दिखेगा सूर्य, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, इसके बारे में और भी हम बातें कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि हम पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो लास्ट यहाँ पर पार्ट है कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। द नेचुरल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इन अ स्टार इज रेप्लिकेटेड इन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइसेस। क्या हम इस पार्ट में हम देख रहे हैं कि क्या हम खुद इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं क्या, कि हम थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस, क्योंकि जो एनर्जीज होती हैं वो फ्यूजन के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती हैं, तो क्या हम इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं क्या, जो सन के अंदर हो रहा है, जो स्टार्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो उस रेप्लिकेशन के लिए जो डिवाइस है वो बना सकते हैं या नहीं, ठीक है। इन कंट्रोल फ्यूजन रिएक्टर अगर हम बनाना चाहें तो एम क्या है, टू जनरेट स्टडी पावर बाय हीटिंग द न्यूक्लियर फ्यूल टू अ टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 10⁸ केल्विन। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसको 10⁸ केल्विन रेंज पर गर्म करेंगे, उसको हीट करेंगे, लेकिन जो ये जो स्टेट, जब किसी हम चीज़ को हम 10⁸ केल्विन पे बदल देते हैं तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। आपको पता ही है स्टेट, एक और स्टेट होती है प्लाज्मा होती है, इसमें क्या होता है, आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो पूरा पार्ट हो जाएगा वह आयनाइज्ड फॉर्म में होता है। द चैलेंज टू कन्फाइन दिस प्लाज्मा, अब इतना अधिक टेम्परेचर जब हो जाएगा तो उसे रखें कहाँ, उस मटेरियल को रखें कहाँ, क्या कोई कन्फाइनमेंट कोई चीज़ हो पाएगी, तो ये एक चैलेंज है कि हमारे पास ऐसा कोई कंटेनर मौजूद नहीं है जो इतना हाई टेम्परेचर को संभाल पाए। बहुत सारी कंट्रीज़ जिसमें मौजूद है इंडिया भी, और कई सारी जो डेवलपिंग टेक्निक कर रहे हैं, ये जितने और भी कंट्रीज़ हैं सब कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ बन पाए, ठीक है, और उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, और हमें आशा है इस तरह की कि हम कभी, हो सकता है 2050-60 तक हम एक न्यूक्लियर फ्यूज़न, एक ऐसी डिवाइस बना पाए, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न जो को दे पाए, फ्यूज़न को कर पाए, इस प्रकार की डिवाइस बना पाए, ठीक है। अब कुछ हम विविध बातें करेंगे, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है,
थोड़ी सी अपन बात इस पर और कर लेते हैं। ये जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन जो डिवाइस है, इसके बारे में थोड़ी सी बात और हो सकती है। जैसे इधर मैंने कहा कि इसको कंफाइनमेंट की समस्या है। सबसे पहले तो अभी तक कोई भी फ्यूजन रिएक्टर ना तो डिज़ाइन किया गया है, ना ही कोई फंक्शनल है। जैसे अगर आप फ्यूज़न की बात करें तो फ्यूज़न में बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, इंडिया में भी बहुत सारे हैं रिएक्टर काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनसे हमें एनर्जी मिल रही है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा फ्यूज़न डिवाइस नहीं बना है, क्योंकि फ्यूज़न डिवाइस के वर्क करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 10⁸ केल्विन से अधिक चाहिए, ठीक है, से अधिक चाहिए। तो इस प्रकार का चीज़ हो नहीं पाया है। दूसरी बात कि इसको कन्फाइन, जैसे ये जो प्लाज्मा स्टेट बन जाएगी, जैसे किसी मैटर को अगर आप इसमें इस टेम्परेचर पर ले जाएंगे तब क्या हो जाएगा, उसका स्टेट क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड गैस की तरह प्लाज्मा हो जाएगा। और प्लाज्मा को कन्फाइन करने के लिए हमारे पास कोई भी कंटेनर नहीं है, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर है, इतना इससे ज़्यादा टेम्परेचर में प्राप्त करना है तो वो भी एक समस्या नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पल्स लेज़र जो होता है, पल्स लेज़र, उससे हम 10⁸ केल्विन तक ही हम अपना 10⁸ केल्विन तक ही हम टेम्परेचर जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक समस्या हो गई, ठीक है। और इसमें एक प्रोसेस जो कन्फाइनमेंट का बात कर रहा था मैं, तो उसमें कन्फाइनमेंट के लिए अभी तक एक दो प्रोसेस इसमें चले गए। एक तो है, बात की गई है कि मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट हो, ठीक है, और वो एक बना है और उसका नाम है टोकामाक। क्या नाम है? टोकामाक। ये कन्फाइनमेंट बनाया है मैग्नेटिक वाला और उसका नाम है टोकामाक। और एक और है, वह है इनर्शियल कन्फाइनमेंट है। उसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि हम इनर्शियली उसको कन्फाइन कर पाए, ठीक है। तो मैग्नेटिक तो है टोकामाक और इनर्शियल कन्फाइनमेंट, ये सिलेबस के अंदर नहीं है, ये बस ऑब्वियस ऐसा रीज़न, ये बस जानकारी के लिए है, ठीक है। और जो हमारी सिचुएशन है वो भी बहुत ही शानदार है। जो सन है, जिसके अंदर लगातार हाइड्रोजन जो है वह हीलियम के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। और जो करंट सिनारियो में जो करंट सिनारियो मतलब लगभग 10-20 साल का रेंज बता सकता हूँ मैं, उसमें अभी जो करंट सिनारियो है उसमें 35% हाइड्रोजन जो मौजूद है सन के अंदर, 64% जो है वो हीलियम है और 1% अदर गैसेस हैं। कोई भी हैवी मेटल प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर, हैवी न्यूक्लियाई कोई भी नहीं है, ठीक है। कोयला जलाया जा रहा है, कोयला जल रहा है सन के अंदर, ये एक बात मानी गई थी। लेकिन सबसे पहले बेथे ने बताया था कि इसके अंदर क्या हो रहा है, सन के अंदर थर्मो न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।